कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। मेन इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के बारे में बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट फ्रूट्स और है जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, फाइलेंथस एम्ब्लिका। फाइलेंथस एम्ब्लिका और एनोला के बारे में आज डिस्कस करने वाला है। बहुत शानदार वाला फ्रूट्स है, इसको आज कंप्लीट कर लेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप कि इससे कई कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो मेनली ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है, हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये चीज सोचकर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी आपकी तैयारी होगी। आपको आपने इतनी मेहनत की, आपने ये पोस्टर बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो चीजें आपको याद भी हो गई होगी हैं। और ऐसी ही चीजें अगर आप छोटी 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 वेजिटेबल्स के भी इस तरीके से वेराइटीज लिखकर आप इस तरीके से बनाओगे तो निश्चित रूप से फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। क्योंकि वो चीज इंटरेस्ट लेकर अगर कोई चीज काम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनोला के बारे में डिस्कस करेंगे। एनोला इंपॉर्टेंट फ्रूट्स है सभी के लिए। हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेनली आंवला के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं, आंवला। और आंवला जो है आपको पता ही है कि इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं। हाँ देखो, ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस मतलब कोई भी फ्रूट्स जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें सबसे पहले लिखता हूं उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन में उसका बोटनिकल नाम आता है, उसकी फैमिली आती है, क्रोमोसोम नंबर आता है, ओरिजिन स्पीसीज आता है, एडिबल पार्ट आता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आते हैं। तो ये हमेशा मैं कोई भी क्लास में पढ़ाता हूं तो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन मतलब जो मेजर बातें हैं फ्रूट्स की, जिनको हम क्लासिफाई करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बोटनिकल नाम की। किसकी नाम की? बोटनिकल नाम। और इसका जो बोटनिकल नाम होता है फाइलेंथस, यही आपको याद करना है। इसके दो अलग अलग बोटनिकल नाम है, फाइलेंथस एम्ब्लिका। एम्ब्लिका इसका क्या नाम है? बोटनिकल नाम है। हाँ, एक नाम वो लिख लेना, एम्ब्लिका। ओप्सिसिनेरिस, ये एक ही बात है, ओप्सिसिनेरस। एक इसको और याद रखना, इसमें याद रखना, इसमें सबसे पहले हम बात करें इसका ओरिजिन। फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। इसकी फैमिली क्या है? यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी इसकी क्या है? फैमिली, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में इसमें पूछा गया है उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन स्पीसीज। इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसमें क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर है इसमें 2n बराबर कितने हैं? 28। अब इसका फल, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है नहीं, कैप्सूल, कैप्सूल और हेस्पेडियम दोनों ही हैं, दोनों ही है, ध्यान रखना। कैप्सूल और हेस्पेडियम दोनों ही है, ध्यान रखना। याद रखना, कैप्सूल मतलब एक भिंडी का होता है, फ्रूट्स में एक जो है एनोला का होता है। फल का टाइप्स जो है, हम इसको बेरी टाइप भी बोल सकते हैं, बेरी टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों मैंने आपको लिखा दिया, हेस्पेडियम और कैप्सूल टाइप का होता है। कैसे टाइप का होता है? कैप्सूल टाइप का। खाने योग्य भाग इसमें क्या होता है? हार वाली परत खाते हैं। देखो, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं, मीजोकार्ब भी खाते हैं, एंडोकार्ब भी खाते हैं, और एक्सो भी खाते हैं। अगर कोई दो तीनों चीज साथ में मिल जाती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पेरिकार्प प्लस एंडोकार्प, पेरिकार्प प्लस एंडोकार्प। तो आंवले में खाने योग्य भाग क्या है? पेरिकार्प है और एंडोकार्प।
तो एडिबल पार्ट, हाँ कोई बोल रहा है, पूछ रहा है, पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये फ्रूट्स हैं, अब आप इसको एनालिसिस करो, खा के देखो, बाहर वाली परत भी खाते हो आप, मेनली ये तो फ्रूट्स के रूप में तो इसको कोई यूज नहीं करता है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक में इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। च्यवनप्राश बनाना, मुरब्बा बनाना, त्रिफला बनाना। लेकिन फ्रूट्स के रूप में भी आओ तो विटामिन सी इसमें पाया जाता है, खाना चाहिए। वैसे तो हम देखें आंवले का जूस पीते हैं लोग, फ्रूट्स में आता है बेटा, फ्रूट्स ही है आंवला बेटा, एनोला। लेकिन सब्जी बन जाती है, लोग वाग फिर भी बहुत कम बनाते हैं लोग वाग सब्जी, क्योंकि इसकी थोड़ी खट्टी सी हो जाती है, इतना मजा नहीं आता है। अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, कसेलापन होता है इसमें, कसेलापन, मीठा नहीं होता है, थोड़ा सा कड़वा कसेलापन, खट्टा होता है। इलोजिक एसिड या टेनिन एसिड पाया जाता है इसमें, तो इसकी वजह से इसमें कसेलापन पाया जाता है। अब देखो इसमें भी गुठली पाई जाती है, थोड़ी सी छोटी सी गुठली पाई जाती है, अंदर बीज होता है, वो गुठली नहीं होती है, वो क्या होता है, सीड्स होते हैं। और इसके मीजोकार्प के साथ एक्सोकार्प को और एंडोकार्प को भी खाते हैं, एंडोकार्प वाले भाग को भी खाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि खाने योग्य में कि पेरिकार्प, दोनों बाहर वाले परत खाते हैं, उसको पेरिकार्प कहते हैं, और साथ में क्या खाते हैं, एंडोकार्प भी खाते हैं। तो आपको यहां पर वर्गीकरण में मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं, एक साथ आप याद करो कि एनोला हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसका क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, उसका बोटनिकल नाम पढ़ा। बताओ बोटनिकल नाम क्या है, आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, हाँ अब बोलो, फाइलेंथस, फाइलेंथस, फैमिली क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, और उत्पत्ति स्थान कहां है, खाने योग्य भाग क्या है, पेरिकार्प प्लस, और फल का प्रकार कैसा है, हेस्प्रिडियम, बेरी टाइप और कैप्सूल टाइप। याद आपको कैप्सूल ही रखना है, क्या रखना है, कैप्सूल। कोई दिक्कत नहीं है, एनी डाउट? ओके, आगे चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। लिख लिया, लिख रहे? अरे अमित बेटा लिख ले, लिख, है? नहीं बेटा लिख, साथ साथ नोट्स बना लो ना। सबसे पहले एनोला लिख लो, और एनोला में सबसे पहले लिख लो क्लासिफिकेशन, फाइलेंथस एम्ब्लिका या एम्ब्लिका ओफिसिनेरस, यूफोरबिएसिस की फैमिली लिख लेना, ऐप का मतलब हो गया फैमिली, कुल। हाँ रेसिमोस, रेसिमोस होता है, ये भी लिख लेना बेटा, मैं नोट करके लिखा था, यहां पे नोट करके लिख लेना। रेसिमोस, बेटा ये रेसिमोस क्या होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत शानदार चीज बताई इस बेटे ने, निशु ने। रेसिमोस इसका इन्फ्लोरेसेस होता है पुष्पक्रम। अब केटकिन, सोलिटरी पुष्पक्रम, ये जो होते हैं ना अंबेल टाइप का पुष्पक्रम, अंबेली फेरी जैसे गाजर में, ये जो पुष्पक्रम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप जैसे पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम, एग्रोनोमिक फसलें जो होते हैं लगभग जो है खाद्य फसलें होते हैं, उनका पेनिकल ही होता है, हाँ जैसे। तो रेसिमोस, इसमें इन्फ्लोरेसेंस भी लिख लेना नीचे, पुष्पक्रम नीचे एक पॉइंट में लिख लेना, इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, रेसिमोस टाइप का, रेसिमोस टाइप्स का। ऑनलाइन मेरे वाले रसगुल्ले अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये गुंदीप सर, बनाना का कुछ पार्ट बचा हुआ है क्या? नहीं, बनाना कंप्लीट हो गया, उसका क्लास जो है एक पार्ट में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वो रिकॉर्डेड सेकंड। हाँ उसमें डिजीज इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा आपके, हाँ डिजीज नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा नहीं है। वो जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दिया है, मेन चीजें थी वो बता दिया मैंने, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राजेश जुड़ा हुआ है सर, कहाँ? ये अगला फ्रूट चल रहा है, बनाना से अगला फ्रूट एनोला, बनाना का अगला फ्रूट चल रहा है एनोला। बनाना के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो मेजर वो मैंने आपको बता दी हैं। ये चल रहा है एनोला, इसकी भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। मतलब आपके सिलेबस में दे रहा है, आपके सिलेबस में ये दे रखा है
इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, 4-5 क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं, फूड क्रॉप्स के ईटीसी दे रखा है। ईटीसी का मतलब सभी पढ़नी है, सभी पढ़ना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इसका जो रेसिमोस, व्हाट इज रेसिमोस। देखो आंवला जो एनोला होता है, एनोला की जो शाखाएं होती हैं, ये शाखा है। अब ये ब्रांच है, इसमें मुख्य रूप से आपको देखोगे तो यहां पर लीफ वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, लीफ वाला, ये फिर लीफ वाला पार्ट, इसमें क्या होता है कि जो मादा पुष्प होते हैं, मादा पुष्प जो होते हैं वो शाखा के ऊपर की तरफ लगते हैं। बात तो सुन रहे हो ना, शाखा के ऊपर की तरफ मादा पुष्प लगते हैं। कौन से पुष्प लगते हैं, मादा पुष्प, हाँ फीमेल फ्लावर लगते हैं। यानी कि ये शाखा है, पुष्पा नहीं। अरे काय पटक अटा मटक सटकली, पुष्पा नहीं, पुष्प। वो एक पुष्पा का डायलॉग आ गया याद मुझे, पुष्प। क्या पुष्पा समझा है क्या मेरे को, ऐसे ही आता है ना, नहीं तो हाँ तो फ्लोरी तो समझाइए, तो मादा पुष्प तो टोनिंग बैठी ना, फीमेल। अब देखो ये मादा पुष्प और शाखा के नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जो है वो कौन सा पुष्प लगता है, मेल पुष्पक्रम लगता है। मेल, मेल पार्ट आपको दिखाई देगा, मेल पार्ट नीचे की तरफ दिखाई देगा और फीमेल पार्ट यानी कि मादा पुष्प तो ऊपर की तरफ और नर पुष्प नीचे की तरफ। अगर इस तरीके से कोई पुष्पक्रम लग रहा है, इस तरीके की स्थिति बन रही है किसी भी क्रॉप्स के अंदर, रेसिमोस इसी का नहीं होता, और का भी होता है, तो ऐसे इन्फ्लोरेंसेंस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमोस पुष्पक्रम बोलते हैं। तो आंवला में इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है, रेसी। और दूसरा पूछे कि सोलेटरी प्रकार का, सर आपने बताया नहीं, अमरूद में सोलेटरी, सोलेटरी मतलब होता है, सोलेटरी मतलब यहां पर जब अमरूद में शाखाएं देखेंगे तो एकांतर नई शाखाओं पर, ध्यान रखना, सोलेटरी का मतलब न्यू, अमरूद में नई शाखाओं पर पुष्पन होता है। याद रखना, पुरानी शाखाओं पर कभी जिंदगी में पुष्पन नहीं होता है। सोलेटरी क्रम होता है एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, फिर इसके ऊपर एक के बाद में एक। एकांतर क्रम में अगर पुष्प आ रहे हैं नई शाखाओं पर, एकांतर क्रम में अगर नई शाखाओं पर, एकांतर क्रम में नई शाखाओं पर पुष्प आ रहे हैं तो ऐसे पुष्पक्रम को हम सोलेटरी पुष्पक्रम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सोलेटरी। अम्बेल टाइप का बिल्कुल सीधा होता है, और अम्बेल टाइप में आपने गाजर में देखा होगा, गाजर में पुष्प आता है, आता है, आता है, तो वो अम्बेल टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, वो इस टाइप का है ना। हाँ, सिल्क मादा अलग होता है, नर अलग होता है, टेंसल और सिल्क अलग अलग पुष्पक्रम होता है। मादा का नाम जो होता है सिल्क होता है और नर का टेंसल होता है। नर भाग पहले परिपक्व होता है, मादा भाग बाद में परिपक्व। प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है मक्का में, है ना, दोनों के अलग अलग नाम है उसमें। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो एक चीज एनोला के बारे में आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर प्रैक्टिकली पूछे कि इसमें जो पुष्प लगते हैं वो शाखा के ऊपर की तरफ तो मादा पुष्प होते हैं और शाखा के नीचे की तरफ कौन से होते हैं, नर पुष्प होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप रटोगे नहीं ना, किताब को रटोगे नहीं, आप समझ में आएगा कि हमारे प्रिय गुरुजी, प्रिय तो नहीं है, अप्रिय, अप्रिय रसगुल्ले वाले सर ने कहा था कि आप रटो मत। ये पुष्पक्रम वाला मैंने बता भी दिया था साहब, पहले बेसिक क्लास में बताया था ना मैंने, डायग्राम बताकर, फिर भी बता देंगे, एक बार और बता देंगे जब बेसिक पढ़ाऊंगा जब। तो यहां पर जब ये स्थिति बनती है तो ऐसे पुष्पक्रम को हम रेसिमोस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है। आगे हम बात करेंगे कुछ इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। गुजबेरी के नाम से, इंडियन गुजबेरी के नाम से इसको जाना जाता है। हाँ, और आंवला में
विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड। देखो बारबंडन सेरी जो है, बारबंडन सेरी सबसे ज्यादा विटामिन बारबंडन सेरी में पाया जाता है, बारबीडिस। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है एनोला। और आंवला मेरा मित्र इसलिए, आंवला जो है, आंवला से बनाया जाता है त्रिपला, चरमप्राश बनाया जाता है, मुरब्बा बनाया जाता है, फोरकिंग। अरे बेटा एक नाम सुना होगा, फोरकिंग। फोरकिंग किसके नाम से, रिगार्डिंग किसके नाम से है? फोरकिंग है रिलेटेड, मुरब्बा बनाने के रिलेटेड सेंटेंस है, शब्दावली आती है फोरकिंग। आंवले के कसेलेपन को दूर करने के लिए एक एक्टिविटी की जाती है जिसको हम फोरकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरकिंग। अमित बेटा छेद निकाल के, हाँ हाँ, उस कांटे को फोर्क बोलते हैं और उसको करते हैं उसके कसेलापन को दूर करने के लिए। तो त्रिपला आंवला के अंदर जो है, त्रिपला मुरब्बा च्यवनप्राश बनाया जाता है और कैंडी भी बना देते हैं। और याद रखना, ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है एफएसओ के लिए क्योंकि ये फूड से रिलेटेड, फूड की दैनिक चिड़िया में हम देखें आंवला का तो इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इससे बनते हैं। मेडिसिन में, मेडिकल में सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है क्योंकि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में क्यों इसका इंपॉर्टेंस है? क्योंकि विटामिन सी के साथ साथ, विटामिन सी जो है ये, और इसमें पाया जाता है विटामिन सी के साथ साथ इसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी पाई जाती है। एक पाया जाता है टेनिन, इलोजिक एसिड पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में एक चमत्कार लाता है, टेनिक एसिड और इलोजिक एक्जोलिक एसिड जो है। और ऐसी कंडीशन में ये दूसरे नंबर पर ऐसा 600 mg प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम गुद्दे के अंदर, 100 ग्राम गुद्दे के अंदर 600 mg विटामिन सी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। और एक अंदर की बात सुनो, ये विटामिन इसके साथ साथ इसमें जो है कसेलापन, कसेलापन होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, सोर्स होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टेनिन या इलोजिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं टेनिन। कौन कौन से पाए जाते हैं? टेनिन या इलोजिक। ये एक ऐसे, या ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है इसमें, ध्यान रखना। इलोजिक, टेनिन ये पाए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेदिक क्षेत्र में हम बात करें या मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें तो आंवले का इंपॉर्टेंट रोल है। आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर जो है इसका सबसे पहले नीचे एरो करके लिख लेना उपनाम, उपनाम लिख लेना। और उसके बाद में न्यूट्रिशन वैल्यू, हाँ इसका इंडियन गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, बहुत बार पूछा गया है। इंडियन गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी इसका नाम है। न्यूट्रिशन वैल्यू में आप लिखना विटामिन सी, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन वैल्यू। अरे न्यूट्रिएंट वैल्यू में सबसे पहले लिखो विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है, इसका अलग नाम भी लिख लेना, एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं इसको, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। 600 mg प्रति 100 ग्राम। और लिख लेना गुद्दा जो पाया जाता है, प्लब जो पाया जाता है अंदर वाला। कार्बोहाइड्रेट इसमें लिख लेना 141%,
141% होता है क्या? 14.1% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। 14.1 एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखना जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती, पूछी जाए कि नहीं जाए, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए। देखो क्या, नोट करके लिखना। मैंने अभी रेसिमोस बताया ना, देखो यहां पर देखो रेसिमोस मैंने यहां पे बताया था आपको, ये देखो नोट करके पहले लिख लो आप, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसमें लिख लो कि नर पुष्प हल्के पीले रंग के, आंवले में नर पुष्प हल्के पीले रंग के तथा मादा पुष्प हल्के हरे रंग के होते हैं, हल्के हरे रंग के होते हैं। तथा मादा पुष्प शाखा के ऊपर की तरफ, मादा पुष्प शाखा की ऊपर की तरफ और नर पुष्प मादा पुष्प शाखा के ऊपर की तरफ तथा नर पुष्प शाखा के नीचे की तरफ लगते हैं, शाखा के नीचे की तरफ लगते हैं। तो ये सारी चीज आपने लिख ली। आंवले में कसेलापन, एक एरो करके वो लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना। आंवले में कसेलापन, आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण, इलोजिक टेनिन या इलोजिक एसिड के कारण, या पोलिलिनोल, एक और लिख लेना, नाम पूछा जाता है ये भी, पोलिलिनोल, 3 नाम लिख लो, टेनिन, इलोजिक और पोलिनिनोल के कारण। अरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करके बताओ कि हल्की हल्की बात करें आपसे। गाना गा दो सर। अच्छा गाना हो, मूर्खो पढ़ लो, पढ़े सर। वो आज कोमल आई नहीं क्या? कोमल वो गई हुई है घूमने, अभी आई नहीं। कोमल आएगी, बीच में आएगी कोमल, है ना। तो यहां पर मस्त चल रहा है सब कुछ। ओहो, शुभम बेटा बोला सर मस्त चल रहा है, समझ में तो आ रही है। गुंदीप, गुंदीप जुड़ गया है मेरे साथ। देखो आज प्रेजेंट करता हूं कौन कौन जुड़ा हुआ है। सुबोध जुड़ा हुआ है, राजेश बहुत इंटेलिजेंट है हमारा, यशवंत बेटा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, गुंदीप जो है हमेशा क्लास देखता है, रमेश सैनी हमेशा क्लास देखता है, सुषमा तो सुषमा ही है, पूनम पूनम है, शुभम शुभम है, राहुल तो हो राहुल की तो बात ही अलग है, और दीप्ति भी अच्छी है। दीप्ति नेचर में अच्छी है, बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी ध्यान देती है। हाँ
ओके, राहुल को से नमस्कार। तो समझ में आ रही है सभी को? यस कर दो एक बार, शानदार, समझ में आ रही है ना? ऐसी हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किसी भी कोने से किसी भी फैकल्टी से पढ़ लेना, लल्लन टॉप हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूं मैं। आया देखो, मारी बढ़ाई कोई कौन करो लो, पूरा बेटी का बाप बुराया करे से मारी। तो अब मैं सोचो भाई, दुनिया में मारी बढ़ाई तो कोई करे कौन? मैं खुद ही कर लियो। और खुद बढ़ाई करे थे, बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख हमारा मोल। एक कहावत चलती थी पुराने वो, हाँ, कि बड़े बढ़ाई क्या बोल रहा मैंने, बड़े बढ़ाई ना करे, मतलब अपनी बढ़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। मैं कर रहा हूं, मैं अपोजिट चल रहा हूं, अपसेंसु कबीरदास जी के श्लोक का क्या करे, तो कबीरदास जी तो लिख गए, लेकिन जब कोई जमाने में बचा ही नहीं बढ़ाई करने वाला तो खुद ही करे। मोइन बेटा, किसी को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी है तो वेलकम। अब आंवले में कसेलापन टेनिन और इलोजिक के कारण ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, आंवले में जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है इंडिया में। उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ में आंवले बहुत ज्यादा फेमस है। तो प्रोडक्शन के बारे में, सबसे ज्यादा उत्पादन के बारे में बात करें, उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, तो यहां पे लिख लेना, इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है, इंडिया में प्रोडक्शन जो है, PROD ऊपर एन लिख लेना, प्रोडक्शन उत्पादन यूपी में। और यूपी में कहां पर, ब्रैकेट में लिख लेना प्रतापगढ़। दूसरे नंबर पर लिख लेना इंडिया में एक राज्य है राजस्थान। देखो राजस्थान के बारे में आपको एक बात बताऊं, अच्छी बात, इस राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की से दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत देखें तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। राजस्थान में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम ऐसी स्थिति आ रही है कि जब मैं आपको बहुत शानदार जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि राजस्थान का ये जो मैप है, आप मैप तो अच्छा नहीं बना, जैसे भी बना ठीक बना आता ही नहीं है। अब ये पूर्व दिशा, ये पश्चिमी दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिणी दिशा, जो आर्द्र जिले आते हैं, आर्द्र जहां पानी ज्यादा है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, बारिश ज्यादा होती है बेटा वहां। अरावली पर्वत के एक तरफ है, तो देखो नीचे की तरफ है, जहां से प्रवेश करता है मानसून, सबसे पहले उन्हीं का स्वागत होता है आओ है आइयासु बारिश चालती चालती अंडी ना हो से पहली, तो क्योंकि अंडीन तो आपने अरावली पर्वतमाला आ गई, अंडीन तो आवा कौन थे, पश्चिमी दिशा में तो आवा कौन, क्यों कि बीच में सु करक रेखा करती हुई अरावली पर्वतमाला की फाड़ के जैसे जो बादल बनते हैं ना, पानी लेकर आते हैं, वो भाया यहां टकरा के वापिस यूं आते हैं। अंडा आता है आप जयपुर, अलवर, भरतपुर, और अंडा झालावाड़ आई जाए, तो अंडा सु प्रवेश करता है यहाँ हो जाए, यहाँ जाती जाती अंडा, और लास्ट में जा रहा अंडे पूछे से, जब को एंड है तो जब मैंने टकरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि ये अरावली पर्वतमाला जो है, इसकी बढ़ती हुई सापेक्ष रेखा, इसका बढ़ता हुआ आकार, जिसकी वजह से पानी की धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है, किसमें, राजस्थान में। दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है राजस्थान। देखो ये पूरा एरिया कवर हो गया, यहां पर ग्राउंड लेवल वाटर खत्म हो गया। इधर पंजाब से सटे इलाके जो हैं, पंजाब हरियाणा से, वो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, तो वहां से नहरें आती हैं बेचारों, इन 2-3 जिलों को ही जो है, राजस्थान के 3-4 जिलों को ये नहरों का पानी मिल पाता है। तो इरिगेटेड एरिया है, संचित एरिया है। और इधर मध्य प्रदेश से हम बात करें, धौलपुर अड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, सीमा से धौलपुर है ये अपने है। अब यहां पर तो मध्य प्रदेश में तो पानी ठीक ठाक है, वहां तो ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जोग्राफिकल एरिया को देखते हुए पानी की लगभग जयपुर वाला नागौर से जयपुर
छठा हुआ ये जयपुर वाला भी धीरे धीरे, चोमू वाला ये भी धीरे धीरे, चोमू में तो अभी पानी है, ये वाला इलाका जो है चोमनेर से आगे जयपुर आ गया, जयपुर से अजमेर के पास ये भी पानी से सूखता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे लगभग लगभग मैं बात करूं तो 55% या 55 से 60% एरिया ऐसा है जहां पर ग्राउंड लेवल वाटर खत्म हो चुका। तो ऐसी कंडीशन में अब एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि राजस्थान में कौन सी खेती करना उचित माना जाता है, बताओ? ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का टॉपिक भी है रसगुल्लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आता है। मैं तो बता दिया, यहां पर बात आ गई तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज, इंट्रोडक्शन नॉलेज जरूरी होता है बेटा। देखो बहुत इंपोर्टेंट ड्राई फार्मिंग, और ड्राई फार्मिंग का मतलब है कि उन फसलों को ग्रो करो जिसको पानी की भी कम आवश्यकता हो और मिक्स क्रॉपिंग करो, और एक ही फसल लो, एक बार एक सीजन की फसल लेना है जब अगर आपको अच्छी उपज चाहिए तो। क्योंकि दूसरी, अब आपने क्या किया, खरीफ सीजन के में बाजरा लगा दिया, तो उस समय जुलाई अगस्त तक बारिश चलती रहती है, दो तीन। अब आप नवंबर में फसल लेते हो रबी में, तो आपको सिंचाई देने के लिए पानी चाहिए, तो कम सिंचाई वाली फसल लगाओ। अब बेटा काटेड़ा में जाओ आप, तो काटेड़ा में तो चढ़ाई हो जाए, बाजरो हो जाए सबसे ज्यादा, सरसों, क्योंकि कम पानी वाली है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, इनके जमीनें बड़ी बड़ी होती है तो सरसों लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं, मान लीजिए 40 बीघा 50 बीघा में सरसों लगा दी, पानी भी नहीं देते, एक बार सरसों लगा के छोड़ देते हैं, 2-3 बार टिलेज विलेज कर देते छोटी अवस्था में। और भाई साहब जो अपन सब्जियां लगाते हैं ना, 2 लाख आ गए, 3 लाख रुपए आ गए, ये एक बार में 40 बीघा में सरसों लगा के ये सरसों बेचते हैं 5 से 7 लाख की 6 महीने में। चलो जापड़ी अगले साल अगली में खेती नहीं करते, अगले सीजन में क्यों, अगले में पड़ती छोड़ देते हैं भूमि को, और वही सीजन आएगा बारिश वाला, उस सीजन में बाजरा और सरसों चना, और वो पड़ती छोड़ देते तो पड़ती छोड़ने से भूमि उपजाऊ बनती है बेटा। एक सेशन में आप फसल ले रहे हो, दूसरे में नहीं ले रहे हो, और उसमें टीलेज करके अच्छे से उसको खुला छोड़ दिया, सोलराइजेशन हो रहा है, तो कीट वीट इंसेक्ट और उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। क्योंकि हर सीजन में आप 6 महीने बाद में कोई फसल लोगे तो बेटा मिट्टी में तो चूसेगी ना, न्यूट्रिएंट तो चूसेंगे ना, वो तो न्यूट्रिएंट तो बचेंगे, और उसको गोबर की खाद वाद डाल के अच्छा कर देते हैं, शानदार अगली फसल के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि अब नुकसान नहीं है। तो राजस्थान में ये चीज मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे ये एरिया कवर हो रहा है, ग्राउंड लेवल का वाटर कम हो रहा है, और जब ग्राउंड लेवल का वाटर धीरे धीरे कम हो जाएगा तो राजस्थान की स्थिति बेहतर, क्योंकि राजस्थान कृषि पर आधारित है। आपने देखा होगा कि राजस्थान में जयपुर जिला है, जयपुर जिला में कितने गांव हैं आपको पता है जहां खेती होती है ना? तो बेटा ये जरूरी हो गया। यहां तो राजस्थान में मैं ये बता रहा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर जिले में आंवला होता है, चोमू में, जयपुर में, हाँ, जयपुर के बाद में अजमेर में, इन 2 जिलों में राजस्थान में सबसे ज्यादा आंवला का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, ठीक है? सर मैं भी हूं हीरा गुजर, ओके ओके, आप भी हो तो आप ही, आपको मैंने एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज बताई थी, आपको समझ में आया कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में? राजस्थान में ग्राउंड लेवल वाटर खत्म होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये हाथ ऊंचा मत करो भैया। अब इसमें जलवायु लिखना, हाँ चित्तौड़गढ़ भी लिख लो। देखो आंवला भाई जो है
देखो, जलवायु के बारे में बात करें, क्लाइमेट, तो इस क्लाइमेट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं मैं, तो यहां पर आप देखना कि हमारे राजस्थान की जलवायु दो प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु दो प्रकार की है। राजस्थान की एक तो उष्ण है और एक उपोष्ण। उष्ण से उष्ण तथा उपोष्ण, एरिड और सेमी एरिड, या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल। ये एक आंवला ऐसा जलवायु, इसको चाहिए उष्ण से उपोष्ण, सर्दी से गर्मी। आंवले का जो क्लाइमेट से संबंधित बिहेवियर होता है, इसीलिए तो राजस्थान में और यूपी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अच्छा व्यवहार करता है। देखो, उष्ण से उपोषण का मतलब होता है, उष्ण से उपोषण मतलब सर्दी से गर्मी। ग्रोथ आसानी से, ये सर्दी में भी आसानी, कम टेम्परेचर पर भी ये ग्रो कर सकता है, हाई टेम्परेचर में भी ये ग्रो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। कोई दिक्कत नहीं, उष्ण और उपोष्ण जलवायु का है। मतलब शीतन को, लेकिन अगर फ्लोरिंग टाइम पे पाला पड़ गया नवंबर में, सहन नहीं कर सकता भाई। ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्लोरिंग टाइम में, फ्रूटिंग जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग आती है, इसमें फ्लोरिंग आती है, अगेती फचेती मध्यम किस्में होती है, हाँ, उस समय फ्लोरिंग के समय गर्म जलवायु चाहिए इसको, गर्म। और ऐसी पाला को ये सहन नहीं कर पाता, पाला से इसको ज्यादा हानि तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत हानि तो होती है। पपीता के बाद में आंवला है जो पाला सहन नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये उष्ण से उपोष्ण जलवायु इसकी अच्छी होती है, और साथ में वयस्क परिपक्व होता है, परिपक्व ग्रोथ के लिए 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी अपना क्या कर सकता है, उसको सहन कर सकता है टेम्परेचर। तो मतलब, इसका मतलब है, उष्ण से उपोष्ण का मतलब है कि कम तापमान को भी ये सहन कर सकता है, और अधिक तापमान को भी सहन कर सकता है, लेस टेम्परेचर को भी ये सहन कर सकता है, टेम्परेचर, टीईएम टेम्परेचर, कम को भी सहन कर सकता है, ज्यादा को भी सहन कर सकता है। 46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ये सहन कर सकता है, और यहां पर 5 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सहन कर सकता है। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में आप जलवायु में नीचे एरो करके लिख लो। एक बार मैं लिखा देता हूं, फिर बात करता हूं आपसे। उष्ण से उपोष्ण जलवायु का पौधा, उपोष्ण जलवायु का पौधा, उष्ण से, और ब्रैकेट में लिख लेना उपोष्ण, उपोष्ण लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना उष्ण से उपोष्ण। जलवायु का पौधा, फिर नीचे नोट करके एक लाइन लिखना जलवायु में, आंवले का पौधा कम तापमान, जिसको अवशीतन बोलते हैं, अवशीतन, कम टेम्परेचर जो ज्यादा ही होता है ना, लो टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड के आसपास, उसे अवशीतन बोलते हैं। कम तापमान 5 से, ब्रैकेट में लिख लेना, कम तापमान के ब्रैकेट में 5 से 10 सेंटीग्रेड, कम तापमान ब्रैकेट में लिख लेना 5 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, हाँ, 5 से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तथा उच्च तापमान 46 सेंटीग्रेड, दोनों को सहन करने में सक्षम होता है, दोनों को सहन करने में
सहन करने में सक्षम होता है। नीचे एरो करके लिखना। फूल आने के समय फ्लोरिंग टाइम अधिक टेम्परेचर अच्छा रहता है। फ्लोरिंग टाइम गर्म जलवायु जिसको बोलते हैं, अधिक टेम्परेचर अच्छा रहता है। फूल आते समय अधिक टेम्परेचर अच्छा रहता है। सोयल लिखना। सोयल वो सभी में सैंडीलोम सोइल चाहिए। सैंडीलोम गहरी दोमट मृदा, लेकिन ये जो गहरी दोमट मृदा है एल्काइलिन भी हो सकती है, सैलाइन भी हो सकती है और एसिडिक, मतलब इनको सारी और लवणीय मृदाओं में आसानी से उगा सकते हैं। तो नीचे नोट करके लिख लेना एक, आंवले को, हाँ पीएच लास्ट में लिखा दूंगा, आंवले को लवणीय और क्षारीय तथा अम्लीय मृदाओं में आसानी से उगा सकते हैं। आंवले को अम्लीय कोमा क्षारीय कोमा लवणीय मृदाओं में आसानी से उगा सकते हैं। आसानी से उगा सकते हैं। और वो तो इंपोर्टेंट है। एवरेज पीएच मान लिख लेना। एवरेज पीएच मान लिख लेना 6.5 से 7.9, 6.5 से 7.9, 7.9। अब इसमें लिखो
इंपोर्टेंट वेराइटीज, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में वाला पॉइंट डाल लीजिए। इंप्रूवमेंट वेराइटी पहले लिखे अगेती, अर्ली सीजन वेराइटी अगेती किस्में, अगेती अर्ली सीजन वेराइटी। और अगेती किस्म में जो है मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर, मिड अक्टूबर हार्वेस्टिंग टाइम है, मिड अक्टूबर और मिड नवंबर। हाँ, कौन कौन सी वेराइटी लिखे हैं उनका नाम लिखना आप, अगेती में आती हैं। बनारसी, हाँ बनारसी, और इसके थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना फल बड़े, फल बड़े व गोल तथा गिरते ज्यादा हैं, ड्रॉपिंग ज्यादा होते हैं, ज्यादा गिरते ज्यादा हैं और उपज भी कम मिलती है, तथा उपज भी कम, उपज भी कम। दूसरी वेराइटी लिखना नरेंद्र आंवला 9N, नरेंद्र आंवला 9, हाँ नरेंद्र आंवला 9, ये तो आता नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे लिखा होता है N.A9। किसी को पता ही नहीं होता है NA, N का मतलब एनोला होता है। तो बलवंत गोमा ऐश्वर्या, बलवंत बलवंत गोमा ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय को जानते हो, वो मेरी फ्रेंड रही हुई गया जन्म, पूर्व जन्म में। ऐश्वर्या राय नहीं, मैं अभी एक्टिव करूंगा, थोड़ी देर में क्लास में हूँ ना। तो ये अगेती किस्म है, मध्यम किस्म लिख लेना, मध्यम सेकंड में, मध्य नवंबर मध्य दिसंबर। अगली लिख लेना मिड सीजन, मिड सीजनल वेराइटी, मध्यम। और इसमें लिख लेना मिड नवंबर से मिड दिसंबर हार्वेस्टिंग टाइम। इसमें लिखो एग्जाम्पल कौन कौन सी आती हैं। फ्रांसिस, फ्रांसिस जो है इसका दूसरा नाम लिख लेना हाथीजूल,
फ्रांसिस हाथीजूल, दूसरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है हाथीजूल को, आप बोतल झोलगी, हाथीजूल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना सामने एरो करके। फल हल्के रंग के और कम रेशे वाले होते हैं, फल हल्के रंग के वह कम रेशे वाले होते हैं, कम रेशे वाले होते हैं। तथा प्रतिवर्ष फल देती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिवर्ष फल देने वाली आंवले की मिड सीजन वेराइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष फल देती हैं, प्रतिवर्ष फलन लिख लेना। और फ्रूट ड्रॉपिंग समस्या पाई जाती है इसमें, फ्रूट्स ड्रॉपिंग, फल का गिरना, फल का गिरना पाया जाता है, मुख्य समस्या है फ्रूट ड्रॉपिंग। फ्रूट ड्रॉपिंग तथा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एक रोग होता है, हाँ, टिश्यू जलने लग जाते हैं जिससे फल फट जाता है, अंदर का जो टिश्यू होता है ना, जो गुठली होती है वो कैसे होती है, फट जाती है, जिससे टिश्यू क्या हो जाता है, जिससे फल क्या हो जाता है, फटने लग जाता है। नेक्रोसिस का मतलब फल का फटना, टिश्यू का फटना या फल का फटना, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं इसमें जिससे फल फट जाता है। अभी बताऊंगा डिजीज के बारे में इसके। इसके बाद में अगली लिखना Na7, नरेंद्र आंवला 7, Na7, N.A7, और इसका दूसरा नाम याद रखना बस, नीलम बोलते हैं इस वैरायटी को, क्या बोलते हैं, नीलम। नरेंद्र आंवला 7 को नीलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलम, क्या है, नीलम। ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंवला, नरेंद्र आंवला 7 का दूसरा नाम क्या है, नीलम। बोलो क्या है बेटा, एग्जामिनर का जब दिमाग खराब होता है ना तो अटपटे क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से, नीमन में से नीलम किस्म है, हाँ ऑप्शन आया ही नहीं तो ऐसे तो बावड़ा थोड़ी देने वाला कभी हुआ ही नहीं, हुआ तो फिर डिलीट हो जाता है हुआ है तो डिलीट हो गया क्वेश्चन, हाँ डिलीट हुआ था। फिर क्या होता है, एनसीईआरटी को लेके जाते हैं अपने जैसे, भाई नीलम तो आम की भी है, आंवला की, दोनों ऑप्शन में कैसे, अरे 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 अरे, अरे। मियाँ कौन से भाई, छोटी मात्रा चाहे बड़ी मात्रा चाहे, मियाँ कौन लगा चाहिए, तो वेरायटी नीलम तो नीलम ही है ना, यहाँ बड़ी मात्रा की छोटी मात्रा की गलत हो, हंदी को ना इंद अच्छा एग्रीकल्चर, नीलम तो नीलम ही है भैया, चाहे तू छोटी मात्रा लगा नीलम लिखने में, चाहे बड़ी मात्रा लिखा नहीं तो नीलम। बहुत गुड 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 गुड, ऐसे तो समझदार हो गए मेरे प्यारे रसगुल्ले। कंचन सी काया, कंचन या नरेंद्र आंवला 4, Na4, इसका दूसरा नाम है कंचन सी काया, है? है? अरे कहीं बोले थे, अब यहाँ सोचे थे सर तो चाहे जो सर की तो उम्र ज्यादा होगी तो का नाम थोड़ी तो दूसरा लागेड़ा जो थोड़ा जो सुना लागन, टाइम से बेटा था को यहाँ बात करवा,
माँ को तो चलेगो। कंचन Na4, कंचन सिकाया, कृष्णा, हाँ, नरेंद्र आंवला 5 और इसका नाम है कृष्णा। इसका नाम क्या है? कृष्णा। इसके बाद में लिखना है नरेंद्र आंवला 6, अमृत। नरेंद्र आंवला 6 N.A6, इसको बोला जाता है क्या? अमृत। ये सारी वेराइटी कौन सी हैं? मिड सीजन की। और आनंद 1 2 3, आनंद 1 2 3, अब लिखो पचेती किस्म। पचेती में लिख लेना दिसंबर, मध्य जनवरी। लेट सीजनल वेराइटी, मध्य दिसंबर और प्रथम जनवरी या मध्य जनवरी, कोई भी लिख लो, मध्य लिख लो। चकैया बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है चकैया। चकैया, चकैया, हाँ। और ये नरेंद्र आंवला 4 से चयनित किस्म है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी 52, भवानी सागर, भावनी सागर, हाँ। B.S.R 1, इसका दूसरा नाम लिख लेना, B.SR.1। वेराइटीज बहुत है इसमें, वो ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे नोट करके लिख लेना, 2-3 नोट लिख लो। कंचन ब्रैकेट में नरेंद्र आंवला 4 N.A4, कंचन का दूसरा नाम है N.A4। इसमें मादा पुष्पों की संख्या अधिक होती है, मादा पुष्पों की संख्या अधिक होती है। थोड़ा एक एक करेक्टरिस्टिक्स जो इंपोर्टेंट है वो लिखा देता हूं। कंचन N.A4, इसका दूसरा नाम है नरेंद्र आंवला 4 को कंचन कहा जाता है। तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त, हाँ, अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त कंचन जो वेराइटी है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त और परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त। सबसे ज्यादा मुरब्बा आंवला, मुरब्बा आंवला से बनता है, त्रिपला, ये सबसे ज्यादा बनाया जाता है कंचन वेराइटी का। याद रख लेना, परिरक्षित पदार्थ, परिरक्षित पदार्थ में लिख लेना जैसे मुरब्बा ब्रैकेट में प्रिजर्वेटिव, हाँ, मुरब्बा परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए उपयुक्त, बनाने के लिए उपयुक्त। ये क्या चल रहा है ऊपर?
इसके बाद में लिखना कर्षणा, Na5, कर्षणा। इसकी भी विशेषता लिख लो, कर्षणा वैरायटी का। इसका चयन बनारसी किस्म से होता है। इसका चयन बनारसी किस्म से होता है। क्या हो रहा है ये? कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म, कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म कर्षणा। कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त किस्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका चयन किससे होता है? बनारसी से। अगली लिखो नीलम, कृष्णा एन। अब लिखो N.A.6 को बोलते हैं नीलम, नहीं नीलम नहीं बोलते हैं इसको, अमृत। इसका दूसरा नाम है अमृत, लिखा दिया था ना पहले मैंने। नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 5, नरेंद्र आंवला 4, इनके दूसरे नाम भी है जिसके कंचना है, कृष्णा है। नरेंद्र आंवला 6 का दूसरा नाम है अमृत। चकैया किस्म से चयनित, चकैया किस्म से चयनित मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमृत वैरायटी किससे सिलेक्शन किया गया है? चकैया किस्म से चयनित। दूसरा लिख लो नरेंद्र आंवला 7, नीलम बोलते हैं उसको, नीलम। नीलम का दूसरा नाम है नरेंद्र आंवला 7। हाथी जूल से चयनित किस्म फ्रांसिस, हाथी जूल को क्या बोलते हैं? फ्रांसिस। हाथी जूल से चयनित किस्म और अधिक फलन वाली किस्म, हाथी जूल से चयनित तथा अधिक फलन यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी। अधिक फलन का मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक फल आएंगे तो यील्ड भी ज्यादा मिलेगी। हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उपज। अब इसमें लिखो प्रवर्धन। प्रवर्धन में लिखो पेस बडिंग। प्रवर्धन में लिखना कलिकायन विधि, कलिकायन विधि बडिंग। और ब्रैकेट में लिखना पेच बडिंग, पेच कलिकायन। बडिंग तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया था, आप समझाने की जरूरत नहीं है इसको। वही साइन स्टोक, रूट स्टोक बड लेते हैं पेच के आकार की और लगा देते हैं उस पर। उपयुक्त समय लिखना, कन्या उपयुक्त समय, कलिकायन का उपयुक्त समय मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रैकेट में डालो। बडिंग का उपयुक्त समय, बडिंग टाइम मोस्ट यूजफुल जो है, बडिंग टाइम, बडिंग
आपकी फोटो ही दिखाई दे रही है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? थोड़ा सा पढ़ाने में मस्त हो जाता हूं तो ध्यान नहीं देता। आवाज आ रही है? कर दिया, फोन कर दिया। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। 4:26 से 33 हो गई, 5 मिनट हो गई। ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें लिख लो आंवले में फलन नवंबर दिसंबर माह में पककर तैयार हो जाते हैं और लिख लेना हार्वेस्टिंग जो है तैयार हो जाते हैं। फल का रंग सफेदी व हल्का हरा हो उस समय उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। उस समय उसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। कहां से चली गई थी वॉइस? एक बार मत मेरे बताओ। प्लांटिंग मेथड से नहीं आई वॉइस। ओके ओके, प्लांटिंग मेथड से। ठीक है, एक बार मैं इसको कंप्लीट कराने के बाद मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं प्लांटिंग मेथड। वही हो गया बात। सफेदी हल्का हरा रंग लिख लिया। उस समय इसका क्या करनी चाहिए? तुड़ाई करनी चाहिए। और एवरेज यील्ड लिख लो। एवरेज यील्ड 50 से 100 केजी, 50 से 100 केजी प्रति प्लांट। स्टोरेज लिख लेना, भंडारण। अपेक्षित आर्द्रता नमी लिख लेना और 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखना 12 सेंटीग्रेड और नमी 90% तक 15 दिनों तक भंडारण कर सकते हैं। दिनों तक भंडारण कर सकते हैं। अब एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। ऑनलाइन हो के वॉइस चली गई थी, तो वॉइस जाने की वजह से उनको मैं वापस प्लांटिंग सिस्टम से वापस पढ़ा रहा हूं। प्लांटिंग सिस्टम से, ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूं बिल्कुल। तो एक बार देखते हैं प्लांटिंग सिस्टम से। हाँ, कहां गया प्लांटिंग सिस्टम है? हाँ, देखो ये प्रोपोगेशन तो आपको समझ में आ गया था। प्लांटिंग मेथड के बारे में आप सब बंद कर दो। प्लांटिंग मेथड में R इंटू पी जो है 8 मीटर स्क्वायर ली थी। कितनी ली थी? 8 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में जो गड्ढे का आकार है 1 मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि आंवले में पुष्पन का समय कब होता है? फरवरी मार्च। मैंने ये लिखाया था आंवले में पुष्पन का समय फरवरी मार्च है, लिख लो। उसके बाद में मैंने लिखाया था आंवले में फलन का समय कौन सा होता है? नवंबर दिसंबर। और मैंने ये बताया था कि प्लांटिंग में गड्ढे से गड्ढे का आकार है, गड्ढे से गड्ढे की दूरी रखनी चाहिए 8 मीटर। कितनी रखनी चाहिए? 8 मीटर। ये सारी चीजें मैंने किसमें बताई थी? प्लांटिंग सिस्टम में। उसके बाद में मैंने बताया ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में मैंने ये बताया था
कि इसमें सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम जो है, सेंट्रल लीडर मॉडिफाइड सिस्टम काम में लेते हैं, रूपांतरित केंद्रीय प्रवाह पद्धति, रूपांतरित केंद्रीय प्रवाह पद्धति काम में लेते हैं। और वो कहती है कि आंवले का जो पौधा है उसको 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने दो। कितने सेंटीमीटर तक? 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने दो। उसके बाद में जो अनावश्यक जो शाखाएं आती है उसको फिर काट दो, तो एक तरीके से उसका आकार मिल जाएगा, आकार मिल जाएगा। तो इसमें रूपांतरित केंद्रीय प्रवाह पद्धति काम में लेते हैं। और प्रूनिंग जो है वो अनावश्यक जो पौधे आते हैं, रोगग्रस्त होती हैं या अनावश्यक जो शाखाएं होती हैं उनको काट देते हैं। और प्रूनिंग और ट्रेनिंग का उपयुक्त समय मैंने क्या बताया था? मार्च अप्रैल। कौन सा महीना बताया था? मार्च अप्रैल। और कौन सा पद्धति काम में लेते हैं? लिख लेना, रूपांतरित केंद्रीय प्रवाह पद्धति काम में लेते हैं। ट्रेनिंग की कौन सी विधि काम में लेते हैं? रूपांतरित प्रवाह पद्धति काम में लेते हैं, केंद्रीय प्रवाह पद्धति काम में लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। सेंट्रल मॉडिफाइड जो सिस्टम है, लीडर सिस्टम है, वो काम में लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग और प्रूनिंग बताया था। क्या बताया था? ट्रेनिंग और प्रूनिंग। उसके बाद में मैंने आपको बताया स्वायत्ता। मैंने आपको बताई कि याद रखना, मतलब आपको अगर अधिक उपज लेनी है आंवले में, तो मैंने ये बताया था कि नरेंद्र 6 वेराइटी लगा दी आपने और एक नरेंद्र 7, तो दो डिफरेंट वेराइटी लगाओ। जैसे आपने नीलम वेराइटी लगा दी, नीलम अच्छी किस्म है, नीलम नरेंद्र 7 वेराइटी, तो 5 से 10% आप दूसरी वेराइटी लगाओ, जैसे नरेंद्र 6 आंवला लगा दो बीच में। कारण क्या है कि 5 से 10% अगर दूसरी वेराइटी के जो है बीज बोते हो, लगाते हो या प्रवर्धन करते हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रवर्धन की क्रिया अच्छी हो जाएगी, अर्थात परागकण की, सॉरी किसकी? परागकण की क्रिया अच्छी हो जाएगी, जिससे अधिक उपज आपको क्या होगी? प्राप्त होगी। इसलिए आपको जब भी बाग लगा रहे हो तो एक समान वाली वेराइटी नहीं लेनी चाहिए, दूसरी भी लेनी चाहिए। किस लिए? परागकण की क्रिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पर परागित फसल है। उसके बाद में मैंने आपको बताया तुड़ाई और हार्वेस्टिंग और इल्ड का मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी हैं, जो आपको वही सारी थी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने रिपीट कर दिया है। अब कोई दिक्कत है क्या? कमेंट। सेल को एक साथ चार्ज करना पड़ता है 2.5-3 घंटे, जब जाके ये पूरा 100% देते हैं अपने। ठीक है, इतना बहुत है, कल पढ़ा देंगे और है। अब 10-5 मिनट में आप इधर उधर घूम लो फिर लो, है ना। ठीक है, इसके कुछ डिजीज बची है और 1-2 डिजीज और इंसेक्ट है। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके।